फील होता है कि मैम जोर का झटका बहुत जोरी से लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, और मैम इलेक्ट्रिसिटी के जो झटके लगता है वो हमारे पल्ले पड़ते नहीं है, जिस वजह से चैप्टर को समझने में बहुत दिक्कत आती है। दैट इज इट। तो आई थिंक आप हर सेल के लिए, अब आपको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दे आप ई नॉट सेल निकाल पाएंगे, आपको बस आइडेंटिफाई करना है और आंसर निकालना है। दैट इज इट। इतनी मेहनत अगर आप कर लो तो आप क्या ना बन जाओ, क्या ही ना बन जाओ, है कि नहीं? बनोगे या नहीं बनोगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUET बाय अड्डा 247। और अब बारी है एक धमाकेदार चैप्टर को शुरुआत करने की, जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। CUET के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अच्छी खासी वेटेज आपको देखने को मिलती है। आप अब बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। और अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो अगेन वहां पर भी ये चैप्टर कहीं ना कहीं बच्चों की दिक्कत का जो है ना कॉज बन के रहता है, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन्स, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में फेस करने को मिलती हैं। और ऐसा फील होता है कि मैम जोर का झटका बहुत जोरी से लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, और मैम इलेक्ट्रिसिटी के जो झटके लगता है वो हमारे पल्ले पड़ते नहीं है, जिस वजह से चैप्टर को समझने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अब नहीं आने वाली है, क्योंकि अब इस वन शॉट के बाद ये चैप्टर आपके दिमाग में होने वाला है कार्बन कॉपी की तरह एकदम क्लियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। सभी लोगों के चाहिए होंगे मुझे कुछ घंटे, मैं बोलूंगी एक सवा घंटा लगेगा यार खत्म करेंगे इसको। लेकिन हाँ, इसके बाद आपको बहुत सुकून की नींद आएगी, बहुत शांति होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि एक चैप्टर आपका हो गया है एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट। राइट, सो शुरू करते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। सभी लोग सेशन को यहाँ पे जरूर लाइक और शेयर कर देंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगले कुछ टाइम में आपको इधर उधर नहीं देखना है, अपनी जो बाहरी दुनिया है उसको टाटा बाय बाय कहना है और सीधा आना है यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए तो शुरू करते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको क्या समझ में आता है? कहीं ना कहीं मैम इलेक्ट्रिसिटी है, और मैम केमिस्ट्री तो है ही एज यूजुअल। तो केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रवेश होगा तो जो चीज बनेगी उसको बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना? देखा है आपने, कुछ बैटरी देखी है आपने? बैटरी, ये क्या है? बैटरी। बैटरी में क्या होता है? अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बोलूं बैटरी एक चीज हो सकती है, इसके अलावा यार ये तो बहुत फेवरेट चीज है हमारी, है कि नहीं यार? दिन रात मैम इसी पे तो बैठे रहते हैं मैम, आधा समय तो जिंदगी का हमारा इसी ने खाया हुआ है। क्या है? मोबाइल फोन। दिन रात इस पे बैठे रहते हैं, इसीलिए तो हम पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसीलिए तो हम नंबर नहीं आ पाते गलती से। तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो ये क्या है? हमारा मोबाइल फोन। क्या ये बिना सेल के चलती है? अब आप बोलोगे मैम अब तो फोनों में एडवांसमेंट हो गया है मैम, बैटरी निकाली नहीं जा सकती, बट बैटरी तो होती है, इसको चलाने के लिए देना तो पड़ेगा, इसको कुछ क्या एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात है। तो कैसे चलता है ये? सेल कैसे चलता है भाई? सेल में आप क्या दे रहे हो? चार्ज करते हो, उसको चार्ज करते हो ना। सब लोग चार्जिंग पॉइंट के पीछे एकदम होता है कि मैम बेड के पास होना चाहिए ताकि हमारे डिस्टर्बेंस ना आए। तो क्या चाहिए होता है? एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स चाहिए होता है, और सेल को चलाने के लिए जो चाहिए होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ता है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब सवाल आएगा रिएक्शंस का। देखो, रिएक्शन 2 टाइप से हो सकता है। एक रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन 2 हो सकते हैं, या तो स्पॉन्टेनियस या तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से हैं? जो खुद ब खुद होंगे। अब खुद ब खुद होंगे तो इनको तो एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, तो क्या करते हैं? ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो खुद ब खुद हो रहा है तो उसके पास एक केमिकल एनर्जी है, और क्योंकि स्पॉन्टेनियस है तो ये एक एनर्जी रिलीज करेगा। कौन सी एनर्जी रिलीज करेगा? केमिकल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। तो ये पढ़ रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर में। या और ये भी एक ब्रांच हो सकती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अगर मैं कोई रिएक्शन करवा रही हूं तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा। तो मतलब 2 तरीके की बातें, अगर छोटा छोटा हम बोले तो हम बोलेंगे कि मैम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, या फिर मैम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी बनाना। ये 2 कहानियां जो हैं ये पढ़ते हैं हम इस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। बहुत बेसिक बात है ये, है ना? इसको कॉम्प्लिकेट क्यों ही करना? सिंपल बात है, हम या तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल बना रहे हो या इलेक्ट्रिकल से केमिकल बना रहे हो, दोनों ही किस में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है बात? आओ, तो धमाका तो आपने देखा ही है। अगर इस धमाके में
फॉर एग्जाम्पल आपने एक धमाका किया, कोई एक रिएक्शन किया और वहां से एनर्जी निकली और उसको इस्तेमाल करके तुम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो इससे बढ़िया तो क्या ही है मैम लाइफ में। पर इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। ये कहाँ पे होता है, जिस सेल में ये होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी आप सेल्स पढ़ेंगे, सेल दो टाइप की पढ़ते हैं आप लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सी होती है, जिसमें केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है, क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। आइए, तो जैसे बैटरी और फ्यूल सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि ये गाड़ी की भी बैटरी जो होती है वो भी सेम ही होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, इको फ्रेंडली टेक्निक्स बनाने के लिए, जिससे हम एनर्जी का बहुत एफिशिएंटली यूज कर सके। और आजकल तो आपको पता भी है क्या कि गाड़ियां शिफ्ट करी जा रही हैं, है कि नहीं। आजकल क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ईवीज आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा यूजफुल है, वो ज्यादा इफिशिएंट है, वो ज्यादा इको फ्रेंडली है। तो हम लोग स्विच कर रहे हैं टुवर्ड्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपके लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, जो आपके लिए एफिशिएंट है, जो आपके लिए इकोनॉमिकल है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रांच आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है उस चीज को समझने के लिए भी। तो शुरुआत करते हैं बेटा इस चैप्टर का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने समझा कि आप दो चीजों को दो चीजों में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप प्राइमरीली दो टाइप की सेल्स पढ़ते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कहानी अगर मैं बोलूं तो शुरुआत हमने इसी से करी। इसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एक रिएक्शन जो खुद ब खुद हो और स्पॉन्टेनियस है, तो उसके पास एक केमिकल एनर्जी और इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस इज द फंक्शन दैट इज हैपनिंग इन योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको पढ़ने से पहले इसको पढ़ते हैं डिटेल में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। तो शुरुआत करते हैं आपके पहले सब टॉपिक की या पहले मेन टॉपिक की इस चैप्टर की, दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, डेफिनेशन लीजिए पहले। तो डेफिनेशन क्या कहती है, ये वो डिवाइस है जो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। आई होप रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा है, वैसे मैंने आपको लाइव में भी पढ़ाया हुआ है। ये रिडक्शन इज बेसिकली व्हाट, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में अगर आपकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो कहां पे होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल होता है। कुछ इस टाइप से ये आपका दिखता है। तो आपने बहुत सारी बातें सीखी इसके बारे में। पहली बात, ये क्या कर रही है, फर्स्ट थिंग ये आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रही है। दूसरी बात क्या कर रही है, सेकंड थिंग इज इसमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड वर्ड याद रखवाती हूं मैं, CARP, और अभी इसका मतलब बताऊंगी क्या है। देखो, एक सेल में अब इलेक्ट्रिसिटी आएगी और जाएगी, तो किसी के थ्रू तो जाएगी, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो एक सेल में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक का नाम होता है कैथोड और एक का नाम होता है एनोड। एक है राम, एक है श्याम, एक है कैथोड, एक है एनोड। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ये पूरी कहानी होती है। तो अगर मैं कैथोड पे याद करवाऊं आपको, तो याद रखना कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, C फॉर कैथोड, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन, और P माने तो क्या होगा, कैथोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल इन योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद रखेंगे क्या, कैथोड पे होता है रिडक्शन और वो क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल इन योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एनोड उल्टा हो जाएगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, वो होगा नेगेटिव टर्मिनल। तो एक याद करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अब देखो, आपको मैंने बता दिया कि केमिकल एनर्जी है, तो केमिकल एनर्जी एग्जैक्टली क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या निकलेगा, ऑब्वियसली गिव्स फ्री एनर्जी, राइट। सो जो एनर्जी निकल रही है, जो गिव्स फ्री एनर्जी निकल रही है, उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -NFE। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, अभी इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो डेल्टा G इज योर गिव्स फ्री एनर्जी, N इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी रिएक्शन में इन्वॉल्व है, F इज योर फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9650 कूलम, और E आपका क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसको भी निकालना सीखेंगे अभी, बट दिस इज जस्ट बेसिकली मैं बता रही हूँ जो केमिकल एनर्जी मैंने बोला, वो केमिकल एनर्जी क्या है, वो केमिकल एनर्जी आपकी गिव्स फ्री एनर्जी है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, राइट।
आइए, यूज कहाँ कहाँ होती है ये सेल? कहीं इलेक्ट्रिकल गैजेट हो रहा है, आपका हीटर है, मोटर चलाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। ये आपने देखा होगा जब आपने आई थिंक कॉफी बनाई है या फिर आपने कर्ड बनाया है कहीं ये नहीं, सेम सेम सा दिखता है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये तो रॉड है, दिस इज अ रॉड। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये वही चीज है जिससे हम वो कॉफी बनाते हैं? बट आई थिंक वो नहीं है, दिस इज योर हीटर। तो हीटर में बेसिकली जो सेल इस्तेमाल करी जा रही है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है भाई, पानी गर्म करती है ना, पानी गर्म करती है। चलिए, तो ये बात तो सही है। आइए, तो उसके अलावा पंखा आ जाता है, पंखा ऊपर चलता है, तो ऊपर पंखा चलता है, मोटर चलती है, उसमें मोटर की वजह से यहाँ पे आपको क्या होता है, मोटर किसी वजह से चल रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वजह से चल रही है, ठीक है। इसके अलावा गीजर वगैरह होते हैं, गीजर भी आपको पता ही है कैसा दिखता है, दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर मैं बोलूँ तो डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब डेनियल सेल ना दो चीजों से बनती है, ठीक है, एक होता है जिंक और एक होता है कॉपर। किससे बनती है? जिंक। तो अब आपको एक बात तो समझ में आई क्या, कि मैम एक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है कैथोड और एक है एनोड, एक है कैथोड एक है एनोड। मेरे पास दो मेटल होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोड्स तो जनरली मेटल ही रहेंगे हमारे। तो अब दो मेटल में एक कैथोड बनेगा एक एनोड बनेगा, ये समझने वाली बात होगी कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो चर्चा का विषय है वो यही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन ये होती है, कैसे ये बनेगी ये भी अभी सीखेंगे, लेकिन आप यहाँ से कुछ कुछ ऑब्जर्व करो। देखो, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और +2, तो जिंक आपका 0 से +2 में जा रहा है, तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर आपको रिएक्शन दे दिया तो आप क्या कैथोड एनोड बता सकते हो? कॉपर +2 से कॉपर 0 में गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? एनोड। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? कैथोड। तो इस सेल के लिए, इस सेल में आपका कैथोड क्या है? कॉपर, कॉपर है मैम, और एनोड क्या है? जिंक। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? तो डेनियल सेल किससे बनती है? जिंक और कॉपर से बनती है। अगर आपको रिएक्शन दिया तो रिएक्शन से आप ये पता कर सकते हो कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है, ठीक है। बात अभी समझेंगे कैसे करना है ये, ठीक है। तो अगर मैं आगे बात करूं तो अब आपको दो चीजें पता चली कि रिडक्शन किस पे हुआ? कॉपर पे। तो कॉपर इज योर रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन जो हो रहा है वो आपके कॉपर पे हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? ये आपके जिंक पे हो रहा है। तो ये आपकी क्या है? हाफ सेल, एक आधी सेल बन रही है कॉपर की। अब देखो, आपने कहा ना दो डब्बे बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, दो डब्बे बनते हैं, तो एक डब्बा जो है, एक डब्बा जो है वो कॉपर का है, एक डब्बा जो है वो जिंक का है। तो ये एक हाफ सेल, ये एक हाफ सेल, दोनों को जोड़ दो तो फुल सेल, ठीक है। तो कॉपर क्या है? आपकी रिडक्शन हाफ सेल, और जिंक क्या है? आपकी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। क्लियर है बात? आइए, तो आओ, अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाह रही हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किसका रिडक्शन करना है किसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई, या फिर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई कैथोड और एनोड, एनीथिंग। एक को समझेंगे दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल दो मेटल है, ठीक है, एक मेटल है ए, एक मेटल है बी, ठीक है। आपके पास होती है एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेबल जो एनसीईआरटी में आती है, आपको याद नहीं करनी होती है, आपको वैल्यूज देता है। वो आपको देता है कि हर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। फॉर एग्जांपल A2 पॉजिटिव से A में जा रहा है तो इसका पोटेंशियल क्या है, B2 प्लस से B में जा रहा है तो इसका क्या है। दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, 2 प्लस से 0 जा रहा है, 2 प्लस से 0 जा रहा है, दोनों रिड्यूस हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैंने दे दिया 0.7 है, और मैंने दे दिया इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? 0.3 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको कैसे पता करना है? पहले तो आपको यही देखना है कि आपको दिया क्या है। आपको दिख रहा है रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो आपको क्या करना है? कैथोड हमेशा कौन सा होगा? कैथोड हमेशा कौन सा होगा? कैथोड हमेशा वो होगा जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। देखो सीधी सी बात है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका होगा? जिसका पोटेंशियल ज्यादा है ना। तो कौन क्लास में अच्छा करेगा? जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, जो बच्चा जिसके अंदर वो बात है कि वो कर सकता है, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो कहाँ पे जाएगा? हमेशा कैथोड पे जाएगा। जिसका 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 रिडक्शन पोटेंशियल इस पे क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन,
तो जिसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल है ऑब्वियसली उसका क्या करोगे, ऑक्सीडेशन। अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में लिखना है तो उल्टा हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि रिडक्शन करना है तो मुझे लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसका वो कैथोड पे जाएगा। अगर मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो वो कहां पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। अब यहाँ पे बताओ, जैसे कि ये सेल है, अब इस पे बताओ कैथोड कौन बनाएगा, क्योंकि आपको दोनों का ही क्या दे रखा है, दोनों का ही आपको क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। सो दिस इज 0.7, दिस इज मोर, एंड इफ दिस इज मोर दिस इज गोइंग टू बी कैथोड एंड एनोड इज गोइंग टू बी बी। यस और नो, क्लियर है। ये क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहूं तो याद रखना है रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब साइन बदल दो। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.7 वोल्ट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.3 वोल्ट। दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में निकालना था तो मैंने क्या बोला था, देखो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, देखो इसका ज्यादा है, माइनस में बड़ी वैल्यू इज मोर, जिसका ज्यादा है वो कहां पे जाएगा, वो एनोड पे जाएगा। तो बी एनोड पे था, देखो बी एनोड पे है, ये कैथोड पे था, ये कैथोड पे। मतलब आंसर तुम्हारा दोनों तरीके से सेम ही आएगा, लेकिन तुम दो चीजें याद रखोगे तो कंफ्यूज होगे। तो एक ही बात क्या याद रखनी है, एक बात याद रखनी है, मोर इज द रिडक्शन पोटेंशियल दैट विल गो ऑन कैथोड। याद रखना है बस, दैट विल गो ऑन कैथोड। ठीक है बात। अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन भी दिया है तुम उसको कन्वर्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ए से A2+, तो ये क्या है, देखो दिख रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये अगर इसके लिए कुछ दे रखा है दैट इज फॉर एग्जांपल 0.1 वोल्ट दिया है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल E0 ऑफ आपको दे रखा है B से B2+, कितना देखा है, 0.6 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से अगर मुझे बताना है कि कैथोड एनोड कौन है, अभी तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैंने आपको बोला कि अगर आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन दे रखा है, ए से A2+, बी से B2+ ऑक्सीडेशन है, तो तुम इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हो, साइन बदल के माइनस 0.1 वोल्ट हो जाएगा, माइनस 0.6 वोल्ट हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिए दोनों के। अभी डिसाइड करना है कैथोड पे कौन जाएगा, जिसका ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा किसका है, इसका है। ठीक है, तो कैथोड पे कौन आएगा, ए, और एनोड पे कौन आएगा, समझ में। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना ही आना चाहिए आपको, देख के पहले आपको ये देखना है कि वो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है। अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन में कन्वर्ट कर लो, अगर रिडक्शन है तो डायरेक्टली चेक करके आंसर डाल दो। फॉर एग्जाम्पल एक और लास्ट देखो, अब बताना कौन के थॉट पे आएगा, जल्दी से चैट सेक्शन में डालो, कौन के थॉट पे आएगा, जल्दी से बताएंगे कौन आएगा। देखो ये अगेन आपको क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, 0.6 होगा रिडक्शन, माइनस 0.4 होगा रिडक्शन। रिडक्शन ज्यादा किसका है, देखो इसका है, तो कैथोड पे कौन आएगा, बी, एनोड पे कौन आएगा, ए। क्लियर है, राइट है, राइट है या नहीं है। आइए एक आखिरी सवाल, अगर मैंने आपको, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया केस है क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, केस नंबर 3। अगर मेरे पास अब बताना, अब बताना कैथोड पे कौन आएगा, बताइए कौन होएगा कैथोड पे, जल्दी से देखो और बताओ कौन आएगा कैथोड पे। देखो ए से A2+ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, B2+ से भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहले तो देखो एक का रिडक्शन दिया है, एक का ऑक्सीडेशन दिया है, तो इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर दो, माइनस 0.4 वोल्ट। अब बताओ कौन होगा, ये तो -4 है इसका रिडक्शन, इसका -6 है, तो कम ज्यादा किसका है, इसका है। तो कैथोड पे कौन आएगा, ए, एनोड पे कौन आएगा, बी। क्लियर है, राइट।
अभी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे पहली चीज जो निकालने को सिखाई जाती है वो है क्या, ई नॉट ऑफ सेल. इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल. आपने इंडिविजुअली जो भी आपके इलेक्ट्रोड्स है उनका ई नॉट आपको दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सबका दिया, लेकिन जब सेल में आएगा तो सेल में दोनों का मिला के जो पूरी सेल का ई नॉट आएगा वो निकालने को मिलता है. तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे क्या, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. फॉर्मूला याद रखेंगे जहां पे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आप लेंगे. फॉर्मूले कई हो सकते हैं लेकिन मैं आपको केवल एक फॉर्मूला याद करने के लिए बोलूंगी, क्योंकि अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और आप गलती नहीं करोगे. E naught of the cell should always be a positive value. E naught of the cell should always be a positive value for a cell to work. Why? क्योंकि डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G नॉट इज माइनस NF E नॉट गिव्स फ्री एनर्जी. अगर तुमने इसको पॉजिटिव वैल्यू रखा तो ही आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर डेल्टा G नेगेटिव है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि डेल्टा G नीड्स टू बी नेगेटिव फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस. अगर तुमने ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव रख ली, तुम्हारी फॉर एग्जांपल ई नॉट नेगेटिव आया, तो आंसर क्या होगा, माइनस NF माइनस ई नॉट. ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव. और अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस. तो याद रखना जब भी सेल बना रहे हो, अगर तुम्हारा ई नॉट पॉजिटिव आ गया, ई नॉट आपका नेगेटिव आ गया है, तो तुमने कुछ गलती करी है. आओ जरा इधर वापस आओ, हर सेल का ई नॉट निकाल के दिखा दो मुझे एक बार. तो अगर मैं इस सेल की बात करूं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस सेल. ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड. अब तुमको कैथोड एनोड मैंने इसीलिए आइडेंटिफाई करना सिखाया. कैथोड आपने निकाला क्या था मैम, ए था, ठीक है. तो ए का क्या है, दैट इज माइनस 0.1 वोल्ट, और माइनस ऑफ बी दैट इज माइनस 0.6 वोल्ट. आंसर क्या होगा, माइनस 0.1 प्लस 0.6, आंसर कितना आएगा, 0.5 वोल्ट इज द ई नॉट ऑफ द सेल. क्या आएगा, माइनस. आइए इधर का निकालिए, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. कैथोड क्या है, अभी निकाला है, बी है, बी का कितना है, 0.6 है. ए कितना है, माइनस 0.4 वोल्ट. आंसर कितना आएगा, 1. माइनस माइनस प्लस. आइए इसका निकाल के जल्दी से चार्ट सेक्शन में डालना है आपको. ई नॉट ऑफ सेल मैं आपको दे रही हूँ 20 सेकेंड, आप लोग वीडियो पॉज करिए और बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. सभी लोग ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा इसके लिए, आई थिंक इसके बाद आप गलती नहीं करेंगे. यस क्या होगा, अगर मैं ई नॉट सेल निकाल रही हूँ मैम तो क्या हो जाएगा, देखो कैथोड क्या है, कैथोड ए है, ए का निकाला है कितना है, माइनस 0.4 है. एनोड कितना है, माइनस है, माइनस 0.6 है, माइनस 0.4 प्लस 0.6, आंसर कितना आया, 0.2. दैट इज इट. तो आई थिंक आप हर सेल के लिए, अब आपको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दे आप ई नॉट सेल निकाल पाएंगे. आपको बस आइडेंटिफाई करना है और आंसर निकालना है. दैट इज इट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर. कहानी पे वापस आते हैं. ये सब आपको मैंने सिखा दिया है ताकि आप लोग फंसे ना. जितने बच्चों को क्लियर हो गया जल्दी से एक बार सेशन को यहाँ पे लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है. चलिए तो ये आपकी बात हो गई है यहाँ पे, ये सब बातें हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं. तो हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो ये हमने, अच्छा अब हम सेल इक्वेशन लिखनी भी सीख लेते हैं और वहीं पे सीख लेते हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अब चलो यहीं पे सीखेंगे. अब आपने कहानी सीख ली है. फॉर एग्जांपल आपको सेल दी है ई नॉट, दैट इज कॉपर से कॉपर 2 प्लस से कॉपर इज 0.3 वोल्ट. ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस से जिंक इज 0.7 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल. सबसे पहला काम जरा बता देना कि यहाँ पे कैथोड कौन होगा, जल्दी से देखो. दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है. ज्यादा किसका है यार, मैं उल्टा लिख देती हूँ, कॉपर का ज्यादा होता है वैसे, मतलब इट्स हाइपोथेटिकल वैल्यू, मैंने अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं रखा है, ठीक है. ठीक है, हाइपोथेटिकली डाल रही हूँ, ठीक है, दिल पे नहीं लेने का वैल्यू को. वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी. तो Cu2 प्लस से Cu, अब देखो आपको ये ज्यादा दिख रहा है तो ये कैथोड बनेगा, आपको समझ में आ गया. और ये नॉट बनेगा, ये भी आपको समझ में आ गया. अगर ये कैथोड बनेगा तो इसका रिडक्शन होगा, ये भी आपको समझ में आ गया. और अगर ये नॉट बनेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये भी आपको समझ में आ गया. अभी सेल इक्वेशन लिखना सीखते हैं, ठीक है. अगर मैं पहले लिखूं कैथोड की इक्वेशन, कैथोड पे रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और कॉपर में कन्वर्ट हुआ.
कॉपर 2+ से कॉपर, कॉपर 2+ से कॉपर, रिडक्शन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान करा और क्या बना, जिंक 2+, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दिस इज योर हाफ सेल इक्वेशन, हाफ सेल ऑफ रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल, दिस इज हाफ सेल ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। देखो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे तो आपको एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, Cu2+ प्लस जिंक इज गिविंग यू जिंक 2+ प्लस कॉपर, जहां पे ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड में रहेगा, ये एक्वस में रहेगा और ये सॉलिड में रहेगा। एंड दिस इज द फुल सेल इक्वेशन, दिस इज द फुल सेल इक्वेशन। क्लियर है भाई आपको? तो आपको बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। आपको यहां से, आपको सबसे पहले तो ये देख के ई नॉट निकालना आना चाहिए। ई नॉट सेल बताइए क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड क्या है, कॉपर, दैट इज 0.34 माइनस 0.21 कितना होगा, 0.3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 1 इज 3, 13 वोल्ट। पहले आपको ई नॉट सेल निकालना आ गया, आपको फुल सेल इक्वेशन लिखना आ गया। अब आपको क्या इसे सेल में लिखना आएगा, तो वो भी मैं यहीं पे बता देती हूँ और फिर रिवाइज करेंगे वहां पे। दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम 3 चीजें करते हैं, बचपन में सीखा था, ABCDEFGHIJKLM, आगे आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो ABC है यहाँ पे मेरे पास, तो A माने क्या होता है, एनोड, C माने होता है कैथोड और B माने क्या होता है, ब्रिज। ठीक है, क्या होता है, ब्रिज। ठीक है, तो के आगे क्या होता है, तो के आगे होता है आंसर। ठीक है, तो A माने एनोड, तो अभी एनोड पे क्या था, बैक पे जाओ, क्या था, जिंक 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 जिंक। तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर से कॉपर। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये आपकी ओवरऑल सेल। दिस इज हाउ यू विल बी रिप्रेजेंटिंग योर सेल। ठीक है, तो अब आपको देखो काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपको या तो ये भी दे सकता है, इससे बोलेगा सेल इक्वेशन लिख दो, इससे भी लिखना आना चाहिए। जिंक से जिंक 2+ जा रहा है, ऐसे लिख दोगे। कॉपर से कॉपर में जा रहा है, ऐसे लिख दोगे। दोनों को जोड़ दोगे, जिंक प्लस कॉपर 2+ इज गिविंग जिंक 2+ प्लस कॉपर। ये भी आना चाहिए, यहां से ये बनाना आना चाहिए, यहां से ये बनाना आना चाहिए, दोनों बनाने आने चाहिए। सेल इक्वेशन लिखनी भी आनी चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन करनी भी आनी चाहिए। ये भी समझ में आना चाहिए कौन कैथोड है, ये भी समझ में आना चाहिए कौन एनोड है। पूरी कहानी अगर आपको आती है तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सारे सवाल कर पाएंगे। क्लियर है भाई? देखो रिडक्शन हाफ सेल लिख दी है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्रकट हो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्रकट हुई है, अभी हमने लिखी थी सेम। ठीक है, अच्छा वर्किंग प्रोसेस क्या है, ऑब्वियसली देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन टू गेट डिपॉजिटेड ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड्स ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज। जो मेटल आयंस आपके डिपॉजिट हो रहे हैं मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर, देखो अगर मैं बोलूं दैट इज कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग कॉपर, तो ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये क्या बनता है, पॉजिटिवली चार्ज। ऑलरेडी आपको बताया था कैथोड आपका क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, एट द सेम टाइम जो मेटल एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड जो कि आपके लिक्विड सोल्यूशन में जा रहे हैं, जो कि मैं जिंक की बात करूं, जिंक इज गिविंग यू जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके जा रहे हैं लिक्विड सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्योंकि वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये क्या होता है आपका नेगेटिवली चार्ज। तो आपका जो एनोड है वो नेगेटिवली चार्ज है, जो आपका कैथोड है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये आपको लिखवाया है, क्यों है, क्योंकि ये मेटल को इसके ऊपर मेटल जमा हो रहा है, ये मेटल छोड़ रहा है। ठीक है, जो मेटल छोड़ रहा है वो नेगेटिवली चार्ज, जो मेटल अपने ऊपर जमा करवा रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, राइट। सो अब जब ऐसा फिनोमेना होगा तो ऑब्वियसली एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जो अभी पूरा पढ़ के आए हैं हम लोग, और उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हर इलेक्ट्रोड का क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल को एनोड बोलते हैं, अभी समझा है हमने। एनोड इज योर पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी, एनोड इज योर नेगेटिवली चार्ज बट इट इज योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड कैथोड इज योर रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेल कैसे काम करिए, देखो जिंक है, जिंक मेरा क्या था,
एनोड। तो जिंक का ये आपका एनोड, वैसे ही आपका क्या होगा, जिंक के एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, कॉपर पे ये जाके डिपॉजिट होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया, जिंक इज नेगेटिवली चार्ज और कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आपका क्या है, जिंक 2 + NO3 नेगेटिव, कॉपर 2 + NO3 आपका नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों में ही आपको मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे जिंक 2+ आपका क्या हो रहा है, जिंक 2+ यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि जिंक ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका ये जिंक 2+ आपका रिलीज हुए जा रहा है, और यहाँ पे कॉपर 2+ आपका कॉपर 2+ इज गेटिंग कन्वर्टेड टू योर कॉपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं, इसके ऊपर आके, इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो रहे हैं, इसके ऊपर आके डिपॉजिट होते हैं, तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज। ये रिलीज कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, ये डिपॉजिट कर रहा है। दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क्स। क्लियर है, ऐसे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है। बड़ी मेहनत का काम करता है वैसे ही, इतनी मेहनत अगर आप कर लो तो आप क्या ना बन जाओ, क्या ही ना बन जाओ, है कि नहीं, बनोगे या नहीं बनोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक बीच में मैंने एक चीज लगाई थी ना, ये क्या था, ये देखो देखो देखो, आंखों से देखो, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम होता है सेल को न्यूट्रल करना, ठीक है, इक्वेशन को कंप्लीट करना, रिएक्शन को कंप्लीट करना। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या क्या है, जल्दी से बताइए। टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दो इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स ना हो, दो डब्बों में अलग अलग थे, सर्किट कंप्लीट हो जाए, सेल न्यूट्रल रहे, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा, क्या होगा, तो जवाब है आपके सामने, ऑल ऑफ द अबव। सब काम करता है भाई, बहुत मल्टी टैलेंटेड इंसान है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। डेनियल सेल कैसे शो होती है यार, बता दो बता दो बता दो, जल्दी से बता दो, अब तो तुम्हें आना चाहिए ये जवाब। जिंक इज योर एनोड, कॉपर इज योर कैथोड। तो जिंक से जिंक 2+, जिंक से जिंक 2+, ये तो गलत है, ये भी गलत है, पहले तो एलिमिनेट ही कर दो। और कॉपर इज योर रिडक्शन, तो कॉपर 2+ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आओ, अब ये भी वैसे कर चुके हैं, आईयूपैक कन्वेंशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सेल को कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो कैसे शो करते हैं, सिंपल सी बात है, ABC मैंने बोला तो वही याद रखना, क्योंकि ये तो देखो भयंकर लैंग्वेज हम डाल देते हैं, लेकिन लैंग्वेज से इंपॉर्टेंट है समझना, दिमाग में क्या आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या करते हैं, आप लोग LHS RHS मैथ्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम ABC पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले लगाएंगे एनोड, फिर लगाएंगे ब्रिज, फिर लगाएंगे कैथोड, ABC, पहले एनोड फिर ब्रिज फिर कैथोड। ठीक है, राइट। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में है तो मतलब कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, मतलब मेटल से मेटल N पॉजिटिव कुछ भी आ रहा है, ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेटल, ये एक्वस फॉर्म है और ये आपका सॉलिड फॉर्म है, तो ये कुछ भी मेटल N+ से मेटल में जा रहा है तो रिडक्शन है। मतलब देखो कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है, वरना तुमको सब समझ में आ जाता है कि कोई दिक्कत की बात है नहीं, ये बस ऐसा समझाने वाली बात है, तुमको समझ में आ रहा है, बेसिक सेंस समझ में आ रही है कि ऑक्सीडेशन मतलब मैम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बात सिंपल सी बात है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल सेल रिएक्शन हुआ हो, सेल रिएक्शन ये है, अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, लिखवा चुकी हूँ मैं आपको, है ना, लिखवा तो चुकी हूँ या नहीं लिखवा चुकी हूँ। जिंक से जिंक 2+ ऑक्सीडेशन, Cu2+ से कॉपर रिडक्शन। ठीक है, तो क्या बनेगी मैम, जिंक से जिंक 2+ ऑक्सीडेशन, कॉपर 2+ से कॉपर रिडक्शन, बन जाएगी सेल। हर कोई बना सकता है या नहीं बना सकता है, देख लो, जादू, सेम ही तो बात है मैम। ठीक है, बात क्लियर है, सवाल। चलो, राइट द सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द फॉलोइंग सेल, आपको रिएक्शन लिखना है, इसको सीखना है, देखो इसको सीखो, इसको सीखो, इसको सीखो। आओ, कॉपर से कॉपर 2+, पहले एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर से कॉपर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर 2+, कॉपर 2+ में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। कैथोड पे क्या हुआ, क्या हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये हो गया एनोड,
कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, Ag प्लस ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि Ag प्लस ही बन पाया है, Ag में कन्वर्ट हुआ। फुल सेल इक्वेशन लिखने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1, तो इसको आपको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। आंसर क्या होगा, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू 2Ag। अब बराबरी का मामला है, अब लड़ाई हो सकती है, तो अब काट दीजिए। आंसर क्या बनेगा, 2Ag प्लस कॉपर इज गिविंग यू 2Ag प्लस कॉपर 2। क्लियर है। अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो आपको कॉमन नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज द ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है, ठीक है बात, आई थिंक क्लियर है। आइए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी निकालना आपको हम सिखा चुके हैं, रिवाइज करेंगे जल्दी से एक बार आके। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जब आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं उनकी कंसेंट्रेशन 1 है, क्या है, 1 मोलर है, तो उस वक्त उस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं क्या, डेफिनेशन वाइज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत करेंगे। जो सबसे पहला एक इलेक्ट्रोड बना था ना, जिसको हम अपना रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को हम ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं, क्योंकि इसका जो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या होता है, 0, तो इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन को तो तुम कहोगे मैम गैस है, तो गैस का कैसे इलेक्ट्रोड बनाओगे, तो यहाँ पे हम एक प्लैटिनम एज इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं। प्लैटिनम इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो प्लैटिनम एज इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रही है H पॉजिटिव में। किसमें कन्वर्ट हो रही है, H पॉजिटिव। ठीक है, तो 298 केल्विन में अगर मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी और सेल के साथ जोड़ा, तो ई नॉट ऑफ सेल अगर आपको निकालना है, तो ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला पता है, राइट माइनस लेफ्ट, मतलब कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, चलो देखते हैं पहला केस। अगर तुमने जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये तो तुम्हें पता ही है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 है, तो अगर तुमने इसको इसका मतलब ई नॉट इसका निकालने चले हो, अगर तुम इसका ई नॉट निकालने चले हो, दैट इज ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अगर तुमने एज अ एनोड इसको लगा दिया तो ये 0 हो जाएगा, तो उस केस में ई नॉट ऑफ सेल ई नॉट ऑफ कैथोड के बराबर ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस, अगर आपने ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कि अगर आपने इसको एज ई नॉट ऑफ कैथोड ले लिया, आपने इसको, मतलब कहने का मतलब ये है, देखो कहने का मतलब ये है, केस 1 में आपने SHE को कहां पे लगा दिया, एज एनोड। यहां पे आपने SHE को कहां पे लगा दिया, ऐसा कैथोड। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अगर तुमने एनोड की फॉर्म में लगा दिया तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड। ठीक है, अगर यहाँ पे तुमने इसे एज अ कैथोड लगा दिया, ठीक है, तो मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस केस में ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ एनोड। समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये तो 0 ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 ही होता है, राइट। आइए, तो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का सीखते हैं, और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो है क्या, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आपने सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 चीजें निकालनी होती है, ई नॉट सेल और एक ई सेल। ई नॉट सेल आपने निकालना सीख लिया, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ई सेल अब आप निकालना सीखेंगे, जिसको बोलते हैं EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। इट इज दैट पोटेंशियल, जब आप सेल में कोई भी करंट पास नहीं कर रहे हो, उस वक्त जो सेल का पोटेंशियल है उसको बोलते हैं उसका EMF। वो कैसे निकालते हैं, वो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, आइए चलिए नर्स्ट इक्वेशन पे बढ़ते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, नर्स्ट इक्वेशन कहती है कि जो द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द डिपेंडेंस ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब देखो ये बोल रही है कि EMF ऑफ द सेल निकालने के लिए कई सारे पैरामीटर्स पिक्चर में आते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, और वो सब कैसे पता चलता है वो हमें नर्स्ट इक्वेशन बताती है। तो अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो नर्स्ट इक्वेशन कहती है क्या, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस RT अपॉन NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो यहाँ पे R इज योर गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल्स। ठीक है, टेम्परेचर अब आप जो भी लेके चलते हो, अगर रूम टेम्परेचर है तो क्या होता है 298 केल्विन। F इज योर फेराडेज कांस्टेंट 96500 कूलम। दिस इज बेसिकली योर नर्स्ट इक्वेशन। अभी हम सीखेंगे इसको कैसे यूज करना है। ठीक है,
ये बात अगर हम सीखे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको कन्वर्ट करना ही सिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मेटल का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो मेटल का हाफ सेल इक्वेशन आपके सामने है कि मेटल फॉर एग्जाम्पल ये रिड्यूस हुआ, ठीक है, Mn प्लस से M में, तो इसका नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? तो इसका नर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने क्या लिखा, आप लिखोगे क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, जो भी आप निकालेंगे, माइनस एक चीज और, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ लिखवा ही देती हूँ, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन कहती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जनरल रिएक्शंस आप रूम टेम्परेचर पे करते हो, तो रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर क्या होता है 298 केल्विन, आर की वैल्यू 8.314 जूल, एफ 96500। अगर आपने इसको एल से लॉग में कन्वर्ट किया तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब अगर सारे कांस्टेंट की वैल्यू आपने पुट कर दी तो ये सेल क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ई नॉट सेल निकल के आता है, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। सो दिस इज द हाफ सेल दैट, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन दैट यू विल बी यूजिंग, बट रिमेंबर ये आप तभी यूज करेंगे जब आप रूम टेम्परेचर पे एक रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करवा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलेगा तो फिर फॉर्मूला आपको ये वाला लगाना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला आपका 298 टेम्परेचर अगर आपका 298 केल्विन है तो आप ये वाली डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं रखे हैं तो एन ही रहेगा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में देखो क्या है, अब प्रोडक्ट में अगर आपका मेटल है और सॉलिड फॉर्म में तो इसकी कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, ठीक है, तो क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं निकालते हैं, किसकी निकालते हैं, एक्वस में जो होता है, एक्वस फॉर्म में क्या है, एम एन पॉजिटिव। सो दिस इज गोइंग टू बी द नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस हाफ सेल। क्या होगी, ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। जो मेटल आपका होता है, जो सॉलिड होता है, उसकी कंसंट्रेशन को हम 1 मान के चलते हैं, ठीक है, राइट राइट। ये आपको देखो लिख के भी मिल गया, आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन एम एन 2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये, अच्छा एक चीज और याद रखना, देखो एक चीज और याद रखना, जैसे मैंने इक्वेशन ये दी, अब इसकी वैल्यू अगर आप रूम टेम्परेचर पे ले रहे हो तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट आउट। अगर ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन लेके चलते हो तो आप इसको लिख सकते हो इक्वेशन को, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 बाय एम एन प्लस, जो भी है। जब भी आप इसको ऊपर लेके जाओगे ना, जब भी आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज E is equals to E naught minus 0.0591 अपॉन n log m n प्लस की पावर -1, ठीक है, राइट। और log की प्रॉपर्टी क्या होती है, E नॉट माइनस, ये माइनस आपका आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन n log ऑफ m n प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, E नॉट प्लस 0.0591 अपॉन n log ऑफ m n। प्रॉपर्टी क्या लगी है यहाँ पे, प्रॉपर्टी ये लगी है कि log a की पावर b इज इक्वल टू b log a। तो अगर मेरी log a की पावर -1 है, सो दिस इज माइनस log, ठीक है। तो वही अगर ये आपका न्यूमरेटर में आया दैट मीन्स इसकी पावर -1 हुई, ये -1 जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, बट आपको सिंबल याद रखना है कि सिंबल प्लस माइनस कब यूज करना है। मतलब अगर मैं वहां पे जाऊं, अगर मैं वहां पे जाऊं तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.0591 अपॉन n, अगर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया दैट इज लॉग ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, ये भी हो सकता है, प्लस का सिंबल होगा अगर आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है भाई, क्लियर है बात, एवरीवन क्लियर है।
आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अच्छा, वही बात अब मैंने यहाँ पे लिख दी है कि अगर मेरा जो आर है वो 8.314 है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, एफ आपका 96500 है, तो आप इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हो 0.0591 अपॉन एन लॉग सी। ठीक है भाई, लिख सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, दोनों के ऊपर, या फिर किसी के ऊपर भी नहीं करता? बताओ किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन द चैट सेक्शन एवरीवन। यप 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 यप, किसके ऊपर डिपेंड करता है यार? दोनों के ऊपर करता है। देखो कंसंट्रेशन के ऊपर भी कर रहा था, टेम्परेचर के ऊपर भी कर रहा था, निकाला तो था अभी नेक्स्ट इक्वेशन, तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ। जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आएगा तो फॉर्मूला याद रखना है क्या होगा। अगर आपको इसका फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड EMF of the cell is equals to minus 0.0591 into pH. This is the formula that you have to remember. इसका डेरिवेशन मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, आइए, हालांकि डेरिवेशन CUT में नहीं आएगा, बोर्ड्स में आ सकता है। तो ठीक है, क्या होगा? ठीक है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यही होता है ना? क्योंकि एक H प्लस से एक H आएगा तो आपने इसको हाफ से डिवाइड कर दिया ताकि स्टीशियोमेट्री मेंटेन रहे। इस इक्वेशन के लिए अगर आप नर्स्ट इक्वेशन लिखे तो ई सेल क्या होता है? ई नॉट माइनस 0.0591, एन कितना है? 1 है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में, क्योंकि ये गैस है तो गैस का क्या लेते हैं? प्रेशर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का प्रेशर लेंगे और इसकी पावर हाफ, आगे हाफ है और नीचे H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं फॉर SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आपको पता है क्या? ई नॉट ऑफ सेल क्या बराबर होता है? 0 के, सॉरी यस, किसके? 0 के। ठीक है, और प्रेशर आपका होता है 1 atm के बराबर। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ई सेल इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0.0591, प्रेशर 1 की पावर हाफ इज ऑल्सो 1, तो दिस इज log 1 अपॉन H पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है? और अब आपने क्लास 11 में पढ़ा है ये बात, pH क्या होता है? व्हाट इज pH? pH इज माइनस log ऑफ H पॉजिटिव इज pH। इसको क्या लिख सकते हैं? log H पॉजिटिव की पावर -1, प्रॉपर्टी अभी भी बताई थी। इसको क्या लिख सकते हैं? log 1 बाय H पॉजिटिव। तो log 1 बाय H पॉजिटिव इज व्हाट? pH। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 0.0591 इंटू pH। द फॉर्मूला राइट ओवर हियर। तो जब भी आपको ई सेल निकालना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए तो आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइव वहां पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस सिंपल फॉर्मूला दे दिया है मैंने, आपको जवाब बताना है, आपको पोटेंशियल बताना है। तो ई सेल क्या होगा? ई सेल क्या होगा? माइनस 0.0591 इंटू pH। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस 0.0591 इंटू 10। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? निकालो। सब कुछ इन्होंने इक्वेशन को यहाँ पे ड्राइव कर दिया है। तो अगर आपको यहाँ से निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? देखो पूरा सॉल्व कर देंगे, कितना होगा? माइनस 0.591। फॉर्मूला भी लगाते कितना था? 0.0591 इंटू 10 माइनस के साथ माइनस 0.591, कितना आता? माइनस 0.591। ठीक है भाई, चलिए आई थिंक क्लियर है सभी लोगों को। यहाँ पे आपको सेल रिप्रेजेंट करनी है और आपको यहाँ पे ई सेल निकालना है। ठीक है, जब आपको ई नॉट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, पहले सेल बता दो क्या होगा। सेल रिप्रेजेंट कर दो। देखो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है। Ag प्लस से Ag जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सेल रिप्रेजेंट हो जाएगी। इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप? मैग्नीशियम इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम 2+ plus 2 electron. Silver is getting 1 electron and getting converted to Ag. तो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 2Ag plus 2 electron is giving you 2Ag. फुल सेल इक्वेशन क्या निकल के आएगी यहाँ से? फुल सेल आएगी क्या? दैट इज मैग्नीशियम, क्योंकि ये कट जाएगा,
that is going to give you magnesium plus 2Ag plus is giving you what? That is giving you Mg2 plus ठीक है। इसका आप नेक्स्ट इक्वेशन लिख लोगे, वो भी लिख देती हूँ, पर आप निकाल लेना। ई नॉट माइनस 0.0591, एन की वैल्यू 2 है तो 2 लॉग में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन आएगी और रिएक्टेंट में किसकी आएगी? Ag प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 2। कंसंट्रेशन देखो दे रखी है, Mg प्लस की भी दे रखी है और Ag प्लस की भी दे रखी है। ठीक है, क्लियर है? देख लो एक बार कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, आपको पूरा फॉर्मूला दिया है, ये पहले तो इसको ही सॉल्व करना सीखो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, आंसर तो दे ही दिया उसने, देखो 0.001 डिवाइडेड बाय 0.001, दोनों सेम दे रखा है क्या? 0.001 तो कट ही जाएगा, तो इट इज 1 अपॉन 0.001, दिस इज 10 की पावर 3, है ना? 10 की पावर 3 बोल सकते हैं ना? राइट बोल ही सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10 की पावर 3 माइनस 3, ऊपर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? log 10 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होता है तो आंसर आएगा केवल 3। तो आपको इस पूरी इक्वेशन को बस 3 से मल्टीप्लाई करना था, इस पूरे की जगह। ठीक है, इस पूरे की जगह। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है और फाइनली आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन है तो उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? दैट इज E सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन, अच्छा ये अगर मैं इक्विलिब्रियम पे लेके चलती हूँ, जैसे कि आपको ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे दिख रहा है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किससे? Q से, Q से कर सकते हो इसको रिप्लेस। और अगर Q से इसको आप रिप्लेस कर रहे हो तो Q आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा? देखो यहां से आप क्या बोल सकते हो? E सेल E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे आपका जो है क्या होता है? आपका E सेल 0 के बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। तो यहां से E नॉट सेल कितना आएगा? माइनस 0.0591 सॉरी प्लस अपॉन N लॉग K इक्विलिब्रियम। तो यहां से अगर लॉग K इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा? N E नॉट अपॉन 0.059। ठीक है, और यहां से अगर K इक्विलिब्रियम पूछे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर N E नॉट अपॉन 0.0591। वाई? क्योंकि अगर log A इक्वल्स टू B है तो A होता है 10 की पावर B। अगेन दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मतलब इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 4 इलेक्ट्रोड्स दिए हैं और चारों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, इनको रिड्यूसिंग पावर में आपको लगाना है, आई मीन 6 दे रखे हैं। चलिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में लगाना है, राइट? सो रिडक्शन पोटेंशियल किसका? देखो रिड्यूसिंग पावर किसकी अच्छी होती है? रिड्यूसिंग पावर किसकी अच्छी होगी? जो क्या होगा? एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद का क्या करेगा? रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन करेगा, तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं, क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे का रिडक्शन करेगा। देखो ये बात समझ में आनी चाहिए, एजेंट का मतलब क्या है? कि रिडक्शन करवाता है, तो ये क्या करवाएगा? दूसरे का रिडक्शन और सेल्फ ऑक्सीडेशन। दूसरे का अगर रिडक्शन कर रहा है तो खुद का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? मिनिमम। ठीक है, तो निकाल लो मिनिमम किसका है? मिनिमम ये रहा, मिनिमम क्रोमियम का मिनिमम है। नहीं, वैल्यू सही डाली है? नहीं डाली है, एक सेकेंड। के कहाँ है? अरे ये रहा ना, बहुत बड़ा है तो। हाँ, सबसे ज्यादा किसका है? के का है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम का है, अरे ये रहा, फिर मैग्नीशियम का है, सही बात है, फिर क्रोमियम का है, सही बात है, फिर क्रोमियम के बाद आयरन का है, आयरन का आएगा, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा कॉपर, उसके बाद आएगा सिल्वर। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये समझ जाओ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसका लेस क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका क्या है? मोर रिडक्शन पोटेंशियल। इस बात को याद करें। ठीक है, क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हालांकि मैंने आपको निकलवा दिया है। ठीक है, तो अगर मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पे मैंने बात करी, तो ई सेल आपका क्या होता है? 0 के बराबर, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ई नॉट बराबर क्या आ जाएगा? 2.303 RT अपॉन NF log Kc,
और यही फॉर्मूले को आप लिख सकते हो ई नॉट सेल कितना हो जाता है 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी, और यहाँ से केसी मैंने आपको निकालना सिखा ही दिया। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाता है आपका पहला सेक्शन, और लास्ट एक छोटा सा फॉर्मूला आता है गिव्स फ्री एनर्जी का। तो गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला हालांकि मैंने आपको बता ही दिया, डेल्टा जी क्या होता है माइनस एन एफ। ठीक है, तो ये एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ क्या है 96500 कूलम, और ये आप लोग निकाल लेते हैं कैथोड माइनस एनोड करके। ठीक है भाई, क्लियर है। सो इसके बाद अगर हम सीधी बात करें तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने सेकेंड टॉपिक पे बढ़ जाते हैं, दैट इज योर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस की कहानी है जो हमारी आगे आती है। तो अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होगा, अगर कंडक्टेंस की बात करें तो उससे पहले समझने की जरूरत है कि यार मटेरियल को किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, मेटल्स क्या हो सकते हैं, मेटल की पास बहुत सारी टेंडेंसीज हो सकती हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस हो सकती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो सकती है, कंडक्टेंस हो सकती है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो सकती है। इन चारों को ही हम डिटेल में जो है यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, इन चारों के फॉर्मूले, इन चारों की डेफिनेशन, इन चारों की एसआई यूनिट्स आपके पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है यार, रेजिस्टेंस इज रोकना, है ना, किसी चीज को रोकना। तो यहाँ पे क्योंकि मैं करंट की बात कर रही हूँ तो करंट के फ्लो को रोकने को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। द डिफिकल्टी ऑफर्ड बाय द मीडियम टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, जिसको कैपिटल आर से शो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये आप क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 9th से पढ़ रहे हो ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब ये सिंबल हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रो। दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रो इज रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, दोनों ही नाम इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने सीखा क्या होता है, रो एल बाय ए, जहाँ पे इसकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आइए सेकेंड डेफिनेशन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टिविटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय रो, अभी अभी निकाला था जो कांस्टेंट था, रो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस व्हेन 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इज यूज्ड। देखो आर बराबर क्या है, रो एल बाय ए, तो रो बराबर क्या है, आर ए बाय एल। तो अगर मैंने 1 मीटर स्क्वायर का वायर लिया, उसकी 1 मीटर लेंथ ली, तो जो रेजिस्टेंस उस वक्त आएगी वही क्या है, रेजिस्टिविटी, वही क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, आर ए बाय एल। ठीक है, अगर ए भी 1 है और एल भी 1 है तो आपका जो रो है वो आर के बराबर हो जाएगा। तो द रेजिस्टेंस व्हेन the area is 1 meter square and length is 1 meter, so that time the resistance is also called as resistivity। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, अगर मैं निकालू तो आर की यूनिट ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, ओम मीटर। क्या आएगी, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। आइए कंडक्टिविटी, अब ये ऑब्वियसली या रेजिस्टेंस से उल्टा हो जाएगा या रेजिस्टिविटी से उल्टा हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी को शो करते हैं के से, और इसको कापा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कापा भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, कापा इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, वरना इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। देखो इसके कई सारे नाम है, देखो कंडक्टिविटी के नाम कई हैं। इसको कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, इसको दो ही नाम या फिर कापा से इसको शो कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज द कंडक्टेंस जब आपका वायर 1 मीटर का है और उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। अभी मैं इसकी डेफिनेशन और अच्छे से आपको बताऊंगी। तो यहां पर इनको वैसे, अरे यार एक बीच में टर्म गायब हो गई हमारी, एक टर्म गायब हुई है, उसको मैं यहां लिख देती हूँ। थर्ड टर्म वॉज योर कंडक्टेंस। इट इज द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट इज इनवर्स ऑफ, इसको जी से शो करते हैं, एंड इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1 बाय आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय आर अगर मैं करूंगी तो 1 बाय रो, दैट इज एल बाय ए, तो इट इज ए बाय एल। ठीक है, राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 1 बाय रो को आप के बोल देते हो कंडक्टिविटी, और ये ए बाय एल, दिस इज कंडक्टेंस। ठीक है, जी is equals to K A by L, where G is conductance, K is conductivity, और इसकी SI यूनिट होती है सीमेन या फिर ओम इनवर्स। ठीक है, सीमेन या फिर ओम इनवर्स। तो यहाँ पे वो कंडक्टिविटी जो था वो K था। ठीक है, तो K की अगर मैं बात करूं तो क्या है, अगर फॉर्मूला G इज इक्वल्स टू क्या था, G वॉज इक्वल्स टू K
ए बाय एल। तो अगर एरिया भी 1 है और लेंथ भी 1 है तो अगेन जो कंडक्टेंस निकल के आएगी उसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। यस और नो, ठीक है, यस और नो इसको बोला जा सकता है, ठीक है। या फिर मैं एक और डेफिनेशन इसके लिए बोल सकती हूँ जो कि मैं हर बार बच्चों को बताती हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया, ठीक है। लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वॉल्यूम कितनी होगी, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 1 ml। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर ये भी 1 है और अगर ये भी 1 है तो K बराबर G है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, K इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सेल दैट हैज 1 ml वॉल्यूम। वो सेल जिसकी 1 ml वॉल्यूम है उसकी कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी बोल देते हैं। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो सकती है, दैट इज जी की यूनिट ओम इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, या फिर इसको सीमेन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। ये सारी एसआई यूनिट किसकी होंगी, कंडक्टिविटी की। क्लियर है कंडक्टिविटी, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद इट, ठीक है। ये थोड़ा स्लाइड ऊपर नीचे हो गया। सो कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और ये हमने अभी भी देख लिया। तो 1 बाय आर दैट इज ए रो बाय एल दैट इज के ए बाय एल, और 1 बाय रो इज कॉल्ड के दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ओम इनवर्स या फिर सीमेन, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, ठीक है। क्लियर है, चलिए जवाब दीजिए, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज व्हाट, क्विकली इन द चैट सेक्शन। कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, सभी लोग इन द चैट सेक्शन, क्या है ऐसा यूनिट, कंडक्टिविटी कैसा यूनिट, अरे भाई बता दो यार, बता दो क्या होगा, जी एल बाय ए, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, कहा जा सकता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर, ऐसा यूनिट से सवाल आता है पेपर में, ठीक है। अभी हमारे लिए डिटेल का टॉपिक है कंडक्टिविटी पढ़ना, क्योंकि कंडक्टिविटी पे सवाल आता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा मटेरियल कैसा है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया जा सकता है। या तो आपका जो मटेरियल है कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करेगा, या वो इंसुलेटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा, या फिर वो सेमी कंडक्टर होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को कभी कभी करेगा कभी कभी नहीं करेगा, और या फिर वो एक सुपर कंडक्टर होगा जो कि बेहतरीन ही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो चारों केसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो एक एक करके उठाएं। सबसे पहले कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, मतलब ये बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी सुन लेंगे, क्योंकि बस एक आइडिया के लिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। तो कंडक्टर क्या होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनकी लार्ज कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। अगर आपको रेंज याद रखनी है तो रेंज वैसे हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, बट 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो काफी बड़ी वैल्यू है, दोनों पावर्स पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स हैं, अलॉयज हैं, सर्टेन नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन ब्लैक और ग्रेफाइट, एक अगेन यहाँ पे आपका एक एक्सेप्शन होता है जो कि कंडक्टर है, जो कि हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। तो ये सारे आपके कंडक्टर्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। पिक्चर भी आपके सामने है। वायर्स अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कार्बन ब्लैक वगैरह, ठीक है। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, जैसे ग्लास, सेरेमिक्स, प्लास्टिक्स, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इनकी पावर माइनस में होती है, 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 इनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है, ठीक है। जैसे कि आप सिरेमिक्स देख रहे हो ना पॉट, इनसे कभी आपको शॉक वॉक नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर जिनकी बीच की रेंज होती है, जैसे कि सिलिकॉन, और सिलिकॉन आपका एक प्योर सेमीकंडक्टर है, तो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप इसमें डोपिंग करते हो, अगेन वो आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो तो आप उसमें डोप कर सकते हो, ग्रुप 14 को या ग्रुप 13 को, जैसे कि गैलियम को, आर्सेनाइड को, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 1 × 10 की पावर 6 से वेरी करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स को, क्योंकि आप सॉलिड स्टेट में भी इसको पढ़ते हो, ठीक है। तो जितने भी आपके सेमीकंडक्टर्स चिप्स विप्स बनती हैं तो सब जगह वहां पे हमारा इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात होगी। तो अब कंडक्टेंस की टाइप्स पढ़ लेते हैं। कंडक्टर आपको समझ में आ गया, कंडक्ट, अब हम कंडक्टेंस की बात करेंगे तो हम कंडक्टर्स की ही बात करेंगे, और कंडक्टर्स मेटल्स होंगे, ठीक है। तो कंडक्टेंस 2 टाइप की रहेगी, ठीक है। पहली रहेगी मेटेलिक कंडक्टेंस, क्योंकि मेटल्स मैंने आपको बोला इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, तो मेटल की जो कंडक्टेंस है वो मेटेलिक कंडक्टेंस है, और मेटल में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका एक और नाम हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, इसका 2 नाम होंगे, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स, NaCl एक्वस, ठीक है, KCl एक्वस। तो जब आप सॉल्ट को लिक्विड में डाल देते हो तो क्या बनता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उससे जो कंडक्टेंस आएगी वो आएगी इलेक्ट्रोलाइटिक। तो 2 टाइप की कंडक्टेंस है, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक को हम इलेक्ट्रॉनिक भी बोल देते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक को हम आयोनिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आयंस होते हैं,
तो थोड़े से पॉइंट्स है जो पेपर में आ जाते हैं थ्योरेटिकली मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में। तो ये मेटल में ही हो रही है ऑब्वियसली, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। पेपर में ये लाइन आई हुई है कि क्यों होती है, तो बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात करूं तो किन किन चीज पे डिपेंड करती है, ये भी पेपर में आता है, तो आपको ये चारों पॉइंट्स याद होने चाहिए। मेटल के स्ट्रक्चर और नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, उस मेटल के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल कॉपर 2+ है तो 2 है, एल्यूमिनियम 3+ है तो 3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करेगी। एंड देन ऑब्वियसली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर के साथ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ कैसे होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही एक डिफरेंशिएशन रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के साथ। ठीक है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। द कंपोजिशन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स रिमेन्स अनचेंज्ड बाय कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के ऊपर ये डिपेंडेंट अभी फिलहाल नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू होती है, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या आयोनिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं। ये फ्लो ऑफ आयंस, देखो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ये फ्री फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होती है। ठीक है, राइट। ये कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। ठीक है, उस आयंस वो कितना डिसॉल्व कर रहे हैं और उनका साइज क्या है, जो भी आयंस आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, जो सॉल्वेंट है उसका नेचर और विस्कोसिटी क्या है, दैट इज एबिलिटी टू फ्लो, कितना बेहतरीन वो फ्लो कर रहा है, लो विस्कोसिटी प्रेफर की जाती है यहाँ पे। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो देखो इनवर्सली था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पेपर में आया है ये पॉइंट, बहुत ध्यान से प्लीज इसको याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर। ठीक है, पेपर में आया हुआ है ये, तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, राइट। अब जब सेल बन रहा है तो उसमें दो चीजें बन रही है, एक पॉइंट आ जाता है सेल कांस्टेंट, एक टर्म, और सेल कांस्टेंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ योर लेंथ टू एरिया, L/A। ठीक है, L/A, एक सेल में क्या लेंथ है और क्या एरिया है, दैट इज सेल कांस्टेंट, और इसको G* से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो G* क्या हो जाता है, L/A। तो अगर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, G/L/A, तो इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, G × G*। ठीक है, क्या लिख सकते हो, G × G* भी इसको लिख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है। आइए चलिए, तो आप सारे फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन ऐसा ही आया था, सवाल आपकी स्क्रीन पे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ सब्सटेंस, या फ्लो ऑफ सब्सटेंस एंड आयंस। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, जल्दी से आंसर आना चाहिए चैट सेक्शन में। हाँ भाई, क्या होगा आंसर, बिकॉज ऑफ भाई आयंस, इलेक्ट्रोलाइटिक बिकॉज ऑफ आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, साइज ऑफ आयंस, या नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बताइए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, हाँ जी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अरे ऑप्शन नहीं दिए मैंने आपको, 1 and 2, 1, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3 and 4। बताइए किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडिंग अपॉन, यार सब पे डिपेंड करती है, अभी तो बताया था, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, साइज ऑफ आयंस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सभी के ऊपर डिपेंड करेगी। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और वो है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, बेसिकली जब तुमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया, उसकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी। मतलब अगर मैं छोटा सा बताऊं आपको, देखो आपने अभी सीखा क्या, मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल मैंने 1 मोल NaCl सोल्यूशन का अपना इलेक्ट्रोलाइट बनाया, ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होगा, N अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब मैंने नंबर ऑफ मोल 1 लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ से वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/m। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर मेरे को ये ml में लेनी है तो कितनी हो जाएगी, 1000/m। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको पहले ड्राइव करवाया था कि 1 ml सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, K। तो 1000/m
ml सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, k इंटू 1000/m, यस और नो। और क्या यही आपका लैम्डा m नहीं होता, जिसको बोलते हैं क्या, मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला भी आपके सामने, इसको भी देखेंगे भी। तो कुल मिला के फॉर्मूला वैसे आप याद करते हो, बट आपको मैंने समझाने के लिए बताया है कि अगर आपने 1 मोल NaCl सोल्यूशन लिया, उस केस में जो आप लोगों की कंडक्टिविटी निकल के आती है उसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये एक बार डेफिनेशन समझिए। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, K ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, वही था ना, अभी निकाला तो था, K ऑफ 1 मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज योर मोलर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज K। ठीक है, वही तो निकाला था मैंने। अरे क्या बोला था मैंने आपको, कंडक्टेंस अगर मैंने 1 ml सोल्यूशन लिया था तो K के बराबर था। ठीक है, और मैंने फिर 1000/m ml मतलब वही 1 मोलर सोल्यूशन लिया तो उसकी कंडक्टेंस कितनी आई, K इंटू 1000/m। दिस वाज योर मोलर कंडक्टिविटी। एक और डेफिनेशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यही तो बताया मैंने, जब तुमने 1 मोल NaCl लिया उस केस में जो कंडक्टेंस निकल कर आई वही तो मोलर कंडक्टिविटी निकाली मैंने भी। ठीक है, वही तो हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाली, यस और नो, क्लियर है, वही तो निकाली। 1 मोल जब NaCl लिया, 1 मोल NaCl लिया तो मेरी मोलारिटी कितनी हुई थी, 1/V। उस केस में ही तो मैंने आपको ये निकाल के दिया था, राइट। तो यही फॉर्मूला रहेगा। ओके, सो फॉर्मूला आपके सामने, लैम्डा m इक्वल्स टू K/C। ठीक है, K/C, जहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, KA/L। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, A/L, ये डराइव करने की बात है, डराइव हमने कर लिया है। A/L को आप वॉल्यूम बोल सकते हो। ठीक है, तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू क्या होगा, K इंटू 1000/m। सेम वही बात है जो भी हमने निकाली है, K अपॉन में 1000 इंटू m, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो कन्वर्ट होकर आंसर क्या आएगा, K इंटू 1000/m, क्योंकि इसकी SI यूनिट अलग है। मैंने SI यूनिट ml में ली है, तो ml को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पेपर में क्या आएगा, इसकी SI यूनिट। तो व्हाट इज SI यूनिट ऑफ लैम्डा m, पहले तो लैम्डा m का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू 1000/m, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पेपर में आएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। चलिए, सवाल है आपके सामने, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फॉर्मूला बताना था मोलर कंडक्टिविटी का, क्या होगा एवरीवन। चलिए, क्या होगा यार, बेसिक फॉर्मूला K इंटू 1000/m। ये ओम इनवर्स सीमेन को ही बोलते हैं, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है चलिए, अब दूसरी बात यार, कंडक्टिविटी पे ना असर आएगा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज करा, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने डाइल्यूशन करा, डाइल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V। मतलब अगर तुमने वॉल्यूम को बढ़ाया तो तुमने कंसंट्रेशन को डिक्रीज करा, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना। ठीक है, तो 3 चीज पे पूछते हैं क्या असर आता है। पहला होता है कंडक्टेंस, दूसरा होता है कंडक्टिविटी, और तीसरा होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देखो कंडक्टेंस के केस में, देखो अब तुम्हारा जो भी कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, 2 चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला, तुम्हारे पास नंबर ऑफ आयंस कितने, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ज्यादा ये वैल्यू बढ़ेगी, और दूसरा इनकी मूवमेंट कितनी अच्छी है। ठीक है, अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ाई तो ऑब्वियसली बात है यार, मैं तुम्हें बोलूं कि एक तुम छोटे से कमरे में मूव करो और मैं तुम्हें बोलूं बड़े से कमरे में मूव करो, तो ऑब्वियसली बड़े कमरे में बेटर मूव कर पाओगे, है ना। तो जब तुमने कंडक्टेंस के केस में, मतलब अगर तुमने वॉल्यूम इंक्रीज करी तो तुम्हारा नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा, ऑलरेडी जितना था उतना ही रहेगा। लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हुआ, या फिर डाइल्यूशन करने से क्या हुआ,
आपके पास मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ गई, उनकी मूवमेंट बढ़ गई, तो मोबिलिटी बढ़ने से आपका जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आयन था, या चलो मैं बोलती हूँ 2 आयंस थे 2 लीटर सोल्यूशन में, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, 1 आयन पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने क्या करा, वॉल्यूम को यहाँ पे क्या किया, या चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 आयंस थे पहले किसमें, 1 लीटर में, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम 2 थे। अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी, तो 1 लीटर से 2 लीटर कर दिया, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आपके क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। इसीलिए याद रखना कंडक्टिविटी आपकी क्या करती है, डिक्रीज करती है। कंडक्टिविटी आपकी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और ये 1000 बार आपके पेपर में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ। रीजन क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। लास्ट टॉकिंग अबाउट मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंडेंट है तो 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम है, ठीक है, और ये है जिनका ऑब्वियसली इनका मिनिमम ही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम है तो इनके आयंस ऑलरेडी जितने आने थे आ चुके हैं। तो अब कुछ नहीं, बस तुमने अगर डाइल्यूशन किया तो तुम क्या कर रहे हो, मोबिलिटी बढ़ा रहे हो। और मोबिलिटी अगर बढ़ा रहे हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम बढ़े, ठीक है, बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो अल्फा का फॉर्मूला होता है √K/C, ठीक है। अगर तुम कंसेंट्रेशन को कम करोगे तो अल्फा बढ़ेगा, ठीक है। और अगर अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रही है तो आयंस बढ़ेंगे। और अगर आयंस बढ़ेंगे तो आयंस बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ने से मोबिलिटी तो बढ़ ही रही है। तो यहां पर क्या देखा आपने, 2 फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से लैम्डा एम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो आपने क्या कहानी सीखी, आपने कहानी ये सीखी कि मैम कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन के साथ, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ, मोल वीक की बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ। पेपर में यही सब आएगा, आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। पेपर में डायरेक्टली स्टेटमेंट आता है और उसका असर्शन आता है, रीजन आता है, रीजन भी मैंने आपको बता दिया। ये बढ़ रहा है मोबिलिटी की वजह से, ये घट रहा है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम की वजह से, ये बढ़ रहा है मोबिलिटी की वजह से, और ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी दोनों की वजह से। क्लियर है आप सभी लोग को, आई थिंक ये आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। आइए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इन्हीं सब कहानी को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की बात करूं कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे, तो दोनों पे ही डिपेंडेंट आता है, मतलब कंसेंट्रेशन चेंज करने से दोनों की वैल्यूज पे असर आता है। ये भी हमने सीखा, कंडक्टिविटी पे भी आएगा और मोलर कंडक्टिविटी पे भी आएगा, ठीक है। कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करेगी, अभी अभी लिखवाया है मैंने आपको, कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करेगी, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन के साथ। क्यों, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आपके क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है, अभी लिखवाया है ये बात, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं, तो वो हमेशा इंक्रीज करेगी, अभी भी लिखवाया है, वो हमेशा इंक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ। हालांकि ये डिपेंडेंट रहेगा स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में अलग अलग, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से मोबिलिटी ऑफ आयंस आपकी हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है। क्लियर है बात, चलिए अब आपने एक बात सीखी, देखो 3 बात रिकैप करते हैं। कंडक्टेंस बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी घट रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अब ये बढ़ती ही चली जाती है कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करने के साथ, लेकिन एक पॉइंट पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाएगी, राइट। सो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू जो अपनी मोलर कंडक्टिविटी अटेन कर लेती है डाइल्यूशन के साथ, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एकदम कम हो जाए, 0 के आसपास पहुंच जाए, उस पॉइंट पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको लैम्डा नॉट एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी ऑब्वियसली डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालें, स्ट्रॉन्ग और वीक का ये सवाल आएगा।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दोनों के ऊपर, मतलब स्ट्रॉन्ग का कैसे निकालना है, वीक का कैसे निकालना है, दोनों के लिए अलग अलग तरीके से आपका निकलता है। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीके के होंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक, दो किस्म के आपके इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके पास एक इक्वेशन आती है, हालांकि मैं ना ग्राफ से सिखाती हूँ बच्चों को। देखो मैं कैसे सिखाती हूँ, आइए ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, फॉर एग्जाम्पल ये लैम्डा एम है और ये कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन को कम करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंसेंट्रेशन को कम करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, दिख रहा है ना। कंसेंट्रेशन तो कम हो रही है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ये आपने सीखी है बात। तो आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा सा ग्राफ मिलेगा आपको एक्सपेरिमेंटली, आप जब इसको चेक करोगे, जब आप इसको आगे लेके जाओगे लेके जाओगे लेके जाओगे लेके जाओगे लेके जाओगे लेके, एक पॉइंट ये आएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे कंसेंट्रेशन आपकी क्या है, मिनिमम, जीरो ही हो चुकी है ऑलमोस्ट, मिनिमम। तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा एम की, और मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, लैम्डा नॉट एम बोलते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे आप ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हो, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो आप ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हो, क्या ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम। अगर मैं इसका ग्राफ की इक्वेशन बनाऊं तो y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, वाई एक्सिस पे क्या है लैम्डा एम, एक्स एक्सिस पे क्या है कंसेंट्रेशन, स्लोप क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए माइनस का सिंबल और एक कांस्टेंट, और इंटरसेप्ट देखो क्या है लैम्डा नॉट। तो आप या तो इक्वेशन से ग्राफ बना लो या ग्राफ से इक्वेशन बना लो, दोनों ही आपके हाथ में है, बट इस ग्राफ का इंटरसेप्ट जो है वो आपको लैम्डा नॉट एम की वैल्यू देता है। सो दिस इज फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर मैं वीक की बात करूं, ठीक है, अगर मैं वीक की बात करूं, आओ सब कुछ इरेज कर देते हैं। अगर हम वीक की बात करें, अगर हम वीक की बात करें तो वीक में ना क्या ऑब्जर्व करोगे कि यार ग्राफ तो वही है लैम्डा एम और कंसेंट्रेशन का, तो मैम कंसेंट्रेशन कम करने से बढ़ती तो है वैल्यू, बढ़ती तो है, ये तो हमें पता ही है, बट एक पॉइंट पे ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको अभी मैंने बताया था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस तुम्हारे बढ़ गए होंगे, अचानक से नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए होंगे, तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गई। अब इस इक्वेशन को तुम कहीं पे भी ले जाओ, कभी भी क्या ये इस एक्सिस को टच करेगी, नहीं करेगी। आपको हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या मिलता है, कर्व मिलता है, कर्व मिलता है, और कर्व के लिए आप कभी भी एक लाइन नहीं बना सकते हो, कभी भी आप यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं दे सकते हो। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपको लैम्डा नॉट एम निकालना है तो ग्राफ से तो नहीं निकाल सकते, ग्राफ से तो नहीं निकाल सकते। कहां से निकालते हैं, कोलरैश लॉ से, कहां से निकालते हैं, कोलरैश लॉ से निकालते हैं, ठीक है। आइए चलिए, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इक्वेशन आपके सामने, इसको डेबे हक्कल ऑनसेंगर इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन इसका नाम है, बट आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप ग्राफ बनाओगे लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच में, ठीक है, तो अंडर रूट सी और लैम्डा एम के बीच में ग्राफ बनाए तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, अभी हमने देखा। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो मैंने एक कांस्टेंट माइनस ए से उसको शो कर दिया है, और इसको अगर मैंने इसको आगे लेके गई, ठीक है, अगर मैं इसको आगे लेके गई, दैट इज ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज योर लैम्डा नॉट, ठीक है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जिसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू देती है आपको लैम्डा नॉट एम की वैल्यू, और इसका जो स्लोप है वो माइनस ए के बराबर है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्योंकि धीमे धीमे बढ़ रही है डाइल्यूशन के साथ, तो आप ग्राफ बना सकते हो, लेकिन और जो ए कांस्टेंट है, जो ए है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, और ये हर सॉल्वेंट के लिए आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू रखेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, और ये नंबर ऑफ आयंस जो आपके रिलीज करे जा रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो ये भी आप याद रख लेना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ए की वैल्यूज किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, और नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, ठीक है। आइए, तो जैसे कि आप NaCl की बात करो तो NaCl में आपका 2 आयंस निकलेंगे, CaCl2 में आपके कितने आयंस निकलेंगे, 3 आयंस निकलेंगे, मतलब यहाँ पे दिस इज एनायन, दिस इज कैटायन, तो 2 एनायन है, 2 एनायन है, SO4 Mg2 पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है, Mg2 प्लस, और ये आपका हो गया SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो 2
2, Cl 2 है तो 2, Ca2+, Ca2+ तो 2, अरे भाई ठीक है, चार्ज के ऊपर है ना। तो इक्वेशन दी है कि इंटरसेप्ट क्या, इंटरसेप्ट और स्लोप, स्लोप और इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली क्या है इस इक्वेशन के लिए, बताइए। सभी लोग जल्दी से। यस, तो स्लोप क्या था, -a, और इंटरसेप्ट क्या था, लैम्डा नॉट a। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके लिए पर्टिकुलर एक क्या होगा, अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पर्टिकुलर टाइप के हैं तो उनकी सेम वैल्यू होगी, ए की वैल्यू सेम रहेगी। लास्टली कॉलरैश लॉ, कॉलरैश लॉ का इस्तेमाल किया जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉलरैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जो कि क्या बोलती है कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का पर्टिकुलरली अगर आपको क्या निकालना है, वैसे हालांकि ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो बराबर होती है उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के, केटायन और एनायन। जैसे कि NaCl सोल्यूशन है तो NaCl Na+ में और Cl- में टूटेगा, तो Na+ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, Cl- की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों का सम NaCl की आपको दे देगा। ठीक है, तो जैसे कि अब ये जनरल इक्वेशन है कि केटायन और एनायन दोनों को जोड़ के आप बना लोगे। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू एक बार बता देती हूँ, जैसे कि आपको CaCl2 दिया और पूछा इसकी क्या होगी, तो CaCl2 किसमें टूटेगा, Ca2+ और 2Cl-। अब आपको Ca की भी दे रखी है, कितनी है 119, और Cl की कितनी दे रखी है 2 × 76.3, तो आपको इसके आयन में तोड़ना है और मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो ये क्या दे देगा, CaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्लियर है। सॉल्यूशन भी आपके सामने, अगर मैं बोलूं तो CaCl2 है Ca2+ 2Cl-। इक्वेशन की वैल्यू दी है, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा 271.16, 271.6, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COOH की लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको अगर निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप ग्राफ के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ग्राफ कैसा आएगा, एक कर्व आएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, कॉलरैश लॉ का। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉलरैश लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉलरैश लॉ द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A2B3 इज, बताइए क्या होगी, क्या वैल्यू होगी यहाँ पे। तो देखो अगर मैं A2B3 की बात करी हूं तो ये 2A पॉजिटिव में टूटेगा और 3B2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, तो इन दोनों को जोड़ दो तो आंसर क्या होगा, अरे कहाँ है, ऑप्शन नंबर। थके तो नहीं हो यार, जब मैं नहीं थकी हूं तो तुम कैसे थक सकते हो। लास्ट पार्ट बच रहा है, बस कुछ मिनट और। एप्लीकेशन ऑफ कॉलरैश लॉ, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा नॉट m निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये अभी हमने ऑलरेडी कर लिया। ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे करोगे, ठीक है, इसको होमवर्क में करना। ठीक है, एक बार वीडियो को रोक लेना, लास्ट में इसको अटेम्प्ट कर लेना। आपको सबका क्या दे रखा है, लैम्डा नॉट m, आपको HAC का पूछा है, तो आपको सभी को अपने आयंस में ब्रेक डाउन कर देना है और ब्रेक डाउन करके HAC की निकालनी है, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको लास्ट में, मतलब जब आप खुद ट्राई कर लो उसके बाद यहाँ से देख के इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, चलिए, चलो, राइट।
ये सब बातें हो जाती हैं। एक छोटा सा रिलेशनशिप, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला कोई बाय चांस ऐसे पूछे तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम होता है, ठीक है। और अल्फा यहाँ पे आपकी क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। लैम्डा एम इज योर मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट एम इज योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सी है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन को करवाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सी है, इट इज अ डिवाइस जिसमें आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज को इस्तेमाल करते हो और रिएक्शन को करवाते हो, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, काफी जगह होता है। मेटल को प्योरीफाई करने के लिए होता है, पानी का प्रोडक्शन करने के लिए होता है, तो लैब्स में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। मेटल्स को निकालने के लिए, मेटल को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मतलब अगर मैं बोलूं तो 1 मोल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर 1 फैराडे ऑफ योर चार्ज, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे बोलूं जैसे कि Na प्लस में आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने आने चाहिए एमजी में, ये अभी हमने सीख लिया है। Cu2 प्लस से Cu 2 इलेक्ट्रॉन, Al3 प्लस से Al 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का समझ में आना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कितने नहीं निकल रहे हैं। तो इसी के लिए इस्तेमाल की जाती है आपकी फेराडे की लॉज, ठीक है। दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि यार जब तुमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो तुम्हारे पास कितना मेटल डिपॉजिट हुआ। हम क्या कर रहे हैं, मेटल को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो 2 लॉज हैं जहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि माइकल फेराडे ने दिया था। दैट वाज 2 लॉज, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फेराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फेराडे। फर्स्ट लॉ क्या बोलती है, फर्स्ट लॉ बोलती है कि तुम जितनी देर तक करंट दोगे एक इलेक्ट्रिक सेल में, उतना ही तुम्हारे को वहां पे मेटल डिपॉजिट हुआ मिलेगा। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट। जितनी देर इलेक्ट्रिसिटी दोगे उतना ही मास डिपॉजिट होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, Q इज चार्ज, तो ये हो जाता है करंट इंटू टाइम, I इंटू टी। और यहाँ पर से सिंबल हटता है तो यहाँ Z एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। तो फर्स्ट लॉ कहती है M मास ऑफ योर मेटल डिपॉजिटेड इन ग्राम इज इक्वल टू ZIT, ठीक है। तो जैसे कि M इज मास ऑफ द सब्सटेंस, तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। तो जब ये Q हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको इन्होंने E से शो करा, मैंने Z से शो किया, Z से भी आप इसको शो कर सकते हो, ठीक है। Q की वैल्यू क्या होती है, करंट इनटू टाइम। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है यहाँ से मेरा, M इज इक्वल्स टू ECT, या फिर मैं बोल सकती हूँ दैट इज M इज इक्वल्स टू ZIT बोल सकते हो। और Z क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेटल अपॉन द N फैक्टर इंटू 96500 इंटू करंट इंटू टाइम। सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं यहाँ पे कंप्लीटली अगर लिखना चाहूँ तो M क्या है, ग्राम में लोगे कितना मेटल डिपॉजिट हुआ है, मॉलिक्यूलर मास, जिस भी मेटल का ले रहे हो, कॉपर डिपॉजिट करो तो कॉपर का मॉलिक्यूलर मास, करंट एम्पियर में लोगे, टाइम सेकंड्स में लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉपर से आपने कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। F फेराडेज कांस्टेंट, अरे मैंने लिख ही दिया है तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो F इज योर फेराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने आपके यहाँ पे लिख के दे दी है। सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या बताता है, कितना अमाउंट ऑफ मेटल आपका एक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये बोलता है कि अगर आपने दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अगर आपने 2 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, देखो फर्स्ट लॉ ने बोला M इज इक्वल टू ZIT, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन N इंटू 96500 इंटू I इंटू T। अगर 2 सेल को इसने कहा कि सीरीज में लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, ठीक है, तो M1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू IT हो जाएगा। मैं सेम टाइम दे रही, सेम करंट दे रही हूँ सेम टाइम तक दोनों सेल में, तो ये सीरीज में है ना। दूसरी सेल ये हो जाएगी, दोनों सेल को मैंने सेम टाइम तक सेम करंट दिया है, तो यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ, M1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू M2 अपॉन Z2। तो यही आपकी सेकेंड लॉ बोलती है कि M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z। दिस रेशियो इज इक्वल, अगर आपने 2 सेल को सेम टाइम तक सेम करंट दिया तो ये आपकी क्या होती है, सेकेंड लॉ ऑफ फेराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस। इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स इज proportional to their electrochemical M is directly proportional to your Z। that is the point। अगर आपने सीरीज में लगा दिया, सेम करंट सेम टाइम तक दिया, तो सेम करंट सेम टाइम
अगले दिन वो वाला गाना आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इक्वेशन आपके सामने है और ये मैंने आपको बोल दिया है कि m1/m2 इज इक्वल टू z1/z2। z को ये e से शो कर रहे हैं बट हम z से शो करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात हो जाती है। अभी हम लोग लास्ट वाला सेक्शन जो है उसको उठा लेते हैं और वो है आपकी क्या, बैटरीज। इसके अलावा जो चीजें होंगी वो हम लोग पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में। ठीक है, तो लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का है दैट इज बैटरीज। ठीक है, एक सेकेंड, थके तो नहीं हो? नहीं थके हो? नहीं 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 नहीं, थकना मना है ना, मैं नहीं थकता ऐसा। बैटरी क्या होता है, चलो जल्दी से बस आखिरी के कुछ मिनट थ्योरी बातें हैं तो थ्योरी थ्योरी सुन लो और कुछ नहीं है ना, और नोट्स बना लेना, नोट्स में आ सकता है। तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गैल्वेनिक सेल्स, उनको आप जोड़ दोगे तो वो बैटरी होगा। बैटरी का इस्तेमाल आप हर जगह करते हो, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। तो बैटरी का इस्तेमाल किया। बैटरी कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट, जितनी छोटी है उतनी अच्छी होगी। वोल्टेज उसका ज्यादा वेरी ना करे, ठीक है, वरना खराब हो जाएगी। और वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, उसको बार बार रिचार्ज ना करना पड़े, तो एक बैटरी अच्छी तभी होगी। अब बैटरी 2 टाइप की होती है, पहली होती है आपकी क्या, प्राइमरी बैटरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। पेपर में आता है ये सवाल। तो प्राइमरी बैटरी पहले उठाते हैं। तो प्राइमरी बैटरी कौन सी बैटरी है, वो बैटरी जिसको आप एक ही बार यूज कर सकते हो, उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगी, डेड हो जाएगी, उसको आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते, उसमें सेल रिएक्शन केवल एक ही बार होता है। एग्जाम्पल पेपर में आते हैं ड्राई सेल या लीलांचे सेल या फिर मर्करी सेल। 2 टाइप की प्राइमरी बैटरीज आप याद रख लेना। इक्वेशंस और ये सब देखो ज्यादा बोर्ड्स में तो नहीं आता है, मतलब बोर्ड्स में आता है, सीयूईटी में ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, बट स्टिल क्योंकि सिलेबस में है तो करना तो देखो सब कुछ ही है, तो इसीलिए कर लेना एक बार। तो इसी तरीके से कर लेना जिस तरीके से मैंने लिखवाया है यहाँ पे। तो ड्राई सेल में क्या है, एनोड जिंक कंटेनर होता है, कैथोड आपका क्या होता है, कार्बन की एक रॉड होती है जिसको MnO2 के आस, मतलब MnO2 के पाउडर में कार्बन की रॉड को रखते हैं। ठीक है, और जो बीच में सेल है कैथोड और एनोड के, उसको फिल करते हैं किससे, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ, ज्यादा बोलने से ये होता है, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl। ठीक है, राइट। सो ये आपका क्या है, लीलांचे सेल है। ठीक है, यहाँ पे आपके बीच में MnO2 कार्बन ब्लैक और पेस्ट हो गया। ऊपर से अगर मैं बोलूँ तो कार्बन रॉड ऐसे कैथोड हो जाता है और एनोड पे क्या हो जाता है, जिंक। बस इतना याद रख लेना। ठीक है, अगर रिएक्शन भी याद नहीं कर रहे हो तो कम से कम इतना तो याद कर ही लेना। ठीक है, रिएक्शन अगर याद कर सकते हो तो कर लेना। एनोड पे क्या होगा, जिंक ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ओवरऑल रिएक्शन होता है क्योंकि कार्बन का यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है। अब जब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हो तो आपकी फुल सेल इक्वेशन ये निकल के आ जाती है। और ये आपको याद, मैं नहीं बोलूंगी ज्यादा याद करने की जरूरत है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से याद कर लेना, बट इतना भी लिखोगे तो बहुत हो जाता है। यूजेस क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये पेपर में आ जाता है। ट्रांजिस्टर मेरा गला खराब हो चुका है, ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, मरकरी सेल फिर आप देख सकते हो, मरकरी सेल छोटी होती है। मरकरी सेल पता है जो घड़ियों में डलती है, आजकल के टाइम में अब इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वेइंग मशीन में भी यही डलती है। ठीक है, तो एनोड किसका बनता है, जिंक मरकरी अमलगम का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कैथोड किससे बनता है, मिक्सचर ऑफ Hg और कार्बन का। ये कम से कम याद करके जाना। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पेस्ट ऑफ KOH और ZNO। ठीक है, मतलब कॉम्पोनेंट्स आपको आने चाहिए। उसके बाद उसके बाद अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पे आपका जो मरकरी वाला मिक्सचर है उसका रिडक्शन हो गया, और ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने है। दिस इज गोइंग टू बी योर ओवरऑल रिएक्शन, या तो डायरेक्टली ओवरऑल रिएक्शन याद कर लेना। ठीक है, यूजेस कहाँ पे होते हैं, हियरिंग एड्स में होगा, वॉचेस में होगा और कैमरा पे होगा। ठीक है, कैमरा में होगा। गला ही बैठ गया इतना बोल बोल के। चलो फिर बात कर लेते हैं सेकेंडरी बैटरी की। सेकेंडरी बैटरी क्या होगी, सेकेंडरी बैटरी जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो, बार बार उसको डिस्चार्ज हो रही है, जैसे आपका फोन है या जो भी चार्जर से हो, वो जिसको बार बार यूज कर सको। एक अच्छी सेकेंडरी सेल वो है जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हो, वो एक अच्छी सेकेंडरी सेल निकल कर आएगी। ठीक है, जिसका अरे यार एक सेकेंड तो जिसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो लेड स्टोरेज बैटरी इन्वर्टर्स में लगती है। आपने अगर कभी इन्वर्टर खोल के उसमें पानी डाला हो तो आपको दिखेगा कि कुछ ऐसी दिखती है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो ये ऊपर की एनोड्स होते हैं उसमें। ठीक है, ये वाला एक कैथोड होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक नेगेटिव प्लेट डलती है इसमें। ठीक है, उसके बाद नीचे की साइड आपकी पॉजिटिव प्लेट्स डलती हैं। ठीक है, और नीचे जो होता है एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है जो कि 38% सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन होता है। ठीक है, सो एनोड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेड प्लेट्स। कैथोड क्या होता है, ग्रिड ऑफ लेड
पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, पेपर में आ सकता है। लेड स्टोरेज बैटरी इंपॉर्टेंट है तो इसका सब कुछ याद करके जाना। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है 38%, ये परसेंटेज वाइज भी आ जाता है, 38% ऑफ H2SO4 सोल्यूशन। ठीक है, जब ये सेल डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये फंक्शन करेगा एज अ वोल्टेइक सेल, जब डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन एनोड का आपके सामने, कैथोड का रिएक्शन आपके सामने, और फिर आपके पास ओवरऑल रिएक्शन भी आपके सामने है। मतलब इसको नोट कर लेना क्योंकि थ्योरी है, बस इसको याद ही करना पड़ेगा, बट इस फॉर्म में याद करोगे थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए याद करना। ठीक है, तो ऑन चार्जिंग द डिस्चार्ज बैटरी द अबव रिएक्शन इज रिवर्स्ड ऑन द एनोड एंड कैथोड। तो वो कन्वर्टेबल है, एनोड और कैथोड आपके यहाँ पे कन्वर्टेबल है, तभी ये डिस्चार्जेबल बैटरी है, तभी ये आपकी एक सेकेंडरी बैटरी है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो ये भी देख सकते हो कि पहले एनोड लिखा और फिर आपने क्या लिख दिया, आपका दैट इज योर कैथोड। ठीक है, यूज कहाँ पे होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है, इन्वर्टर्स में होता है। ठीक है, आपकी जो बैटरी होती है, लास्ट एक निकल कैडमियम बैटरी है, कुछ इस तरीके से दिखती है आपकी ये। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट होगी आपकी, एक सेपरेटर होगा और फिर आपकी नेगेटिव प्लेट होगी। ठीक है, निकल कैडमियम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल लिख लेना, लेकिन इसकी सेल लाइफ आपकी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू योर स्टोरेज सेल। ठीक है, एनोड कितना होगा, एनोड पे एनोड बनेगा कैडमियम का, कैथोड बनेगा हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एक्वा सोल्यूशन ऑफ KOH। ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने है। अरे यार गला खराब हो चुका है। यूजेस कैलकुलेटर में होगा, कैलकुलेटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए डायरेक्टली आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल, लीलांचे सेल, ड्राई सेल, मर्करी सेल या लेड स्टोरेज बैटरी। आंसर आपके सामने लेड स्टोरेज बैटरी। लास्टली वील मूव टुवर्ड्स द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल एक काइंड ऑफ गैल्वेनिक सेल होती है जिसमें आप एक फ्यूल का इस्तेमाल करते हो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, इनको बर्न करके आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट आपकी फ्यूल सेल है, जिसका आपके सामने पूरा डायग्रामेटिकली मैंने ये शो भी कर रखा है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, रिडक्शन का रिएक्शन, ठीक है, कैसे आपके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था इसका अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। ठीक है, और 3 कंपार्टमेंट हैं जैसा कि अब हमने देखा, जिसको पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड सेपरेट करते हैं। कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है प्लैटिनम और पैलेडियम का, ताकि रिएक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इसमें डाली जाती है अलग अलग कंपार्टमेंट में, जहां से हम वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपके सामने है। नॉट पे क्या होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन, और ओवरऑल रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, पानी। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में पानी को बनाने के लिए इस फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और ये ऑब्वियसली पोल्यूशन फ्री है क्योंकि आप इसमें फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, which of the following cell can convert chemical energy of H2 into directly electrical energy? So the simple answer is fuel cell. ठीक है, ऑब्वियसली। लास्ट आ जाएगा कोरोजन। कोरोजन क्या है, ऑब्वियसली मेटल को डिग्रेड करना। कोरोजन इज डिफाइंड एज डिटोरिएशन ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज को खराब करना बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो मेटल्स की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज करने की। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपका जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन वहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोरोड हो रहा है। ठीक है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के ऊपर एक आपकी ग्रीन लेयर आ जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रीन कोटिंग ऑन सिल्वर पे ब्लैक और कॉपर पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ठीक है, तो दैट इज अगेन आपका कोरोजन। 3 एग्जाम्पल है। कोरोजन आपकी एक एसेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है और ये कहीं पर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको दिखता है कि जब आपके पास आयरन है तो उसके ऊपर एक काइंड ऑफ लेयर सी इकट्ठी हो जाती है, सो दैट इज कोरोजन, दैट इज रस्ट। ठीक है, रस्टिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो रिएक्शंस आपके सामने है। रिएक्शन याद करना चाहो तो आप इसके रिएक्शन को भी यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, क्लास है आपकी 2 मिनट। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात इसकी। लास्टली अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको इसको प्रिवेंट कैसे करना है। ओवरऑल रिएक्शन केवल याद कर लेना, और लास्टली बात रहेगी कि आपको इसको प्रिवेंट कैसे करना है। इक्वेशन में ये पेपर में आ सकता है, क्या होता है यहाँ पे Fe2+ जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3.XH2O। पेपर में ये डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाता है, तो इस फॉर्मूले को बस याद कर लेना। और प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मेटल की सरफेस को आप पेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि बाइस्फेनॉल के साथ। कोई और ऐसा मेटल जो इनर्ट है, जो उससे लेस रिएक्टिव है, वो उसके ऊपर डाल सकते हो। ठीक है, जिसमें हम एक बात करते हैं, जिसमें हम जिंक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। पेंट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोरोजन क्या है, फिजिकल चेंज है, न्यूट्रलाइजेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है या थर्मोकेमिकल चेंज है? सो द आंसर इज इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज।
ये क्वेश्चन होमवर्क पे कर लेना। मेटल विद हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन इट्स सरफेस एक्ट एज अ एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट या इंसुलेटर। सो दिस कुड बी योर होमवर्क क्वेश्चन। और इसी के साथ ये भयंकर वन शॉट हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है वन शॉट यहाँ पे मेरे साथ। अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। देखो बहुत सारी चीजें हैं, लास्ट में आते आते एग्जॉस्ट हो जाता है, आप भी एग्जॉस्ट हो सकते हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है मैम अभी हो गया, बहुत सारी देर पढ़ ली है, बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, लेकिन मेन बातें जो है ना वो याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है? नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, ई नॉट कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा, आपका फेराडे लॉ से वो न्यूमेरिकल आएगा जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल किया जाएगा, कंडक्टेंस से आपके स्टेटमेंट असर्शन के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको करनी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे मेन फोकस रखना है। थ्योरेटिकल थोड़ा सा बोरिंग ऐसा हो जाता है मैम, याद करने के लिए बहुत सारी चीजें, बट अगर आप केवल ये नोट्स जो मैंने आपको दिया उनको याद करोगे दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट के साथ। अगर ये वन शॉट आपको पसंद आया तो चैट सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में येलो हार्ट्स होने चाहिए। सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे और बताएंगे कैसा रहा वन शॉट। क्या आप यहाँ पे पूरे चैप्टर को सीख गए हो? तो कम से कम आपके 5 से 10 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी मिलेगा, कितनी जल्दी चाहते हो और कौन सा चैप्टर चाहते हो ये भी कमेंट करके बताओगे। और अगर आप CUT 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो आपका जो फ्रेश बैच है दैट इज श्रेष्ठा बैच, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश और GT सब पढ़ाया जाएगा विद बुक्स एंड टेस्ट सीरीज। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो ऐप पर जाकर यूजिंग द कोड Y513 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, सो गुड बाय, टेक केयर एंड कमेंट सेक्शन में जरूर आने चाहिए येलो हार्ट्स फॉर द हार्ड वर्क दैट वी हैव डन। गुड लक।